एक बार एक युद्धपोत ब्रिटिश मैन ऑफ वॉर कलकत्ता के बंदरगाह पर आया। नरेंद्र भी अपने मित्रों के साथ उसे देखने के लिए उत्साहित था। एक विशिष्ट अधिकारी द्वारा साइन लिया हुआ पास लेकर इसे देखने की अनुमति थी। सभी ने उसके लिए फॉर्म भरा, लेकिन उस कार्यालय के दरबान ने नरेन को एक छोटा बालक समझकर भीतर जाने ही नहीं दिया। अब क्या किया जाए, नरेन ने सोचा। इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं था नरेन। थोड़ी देर वहीं खड़े होकर देखा, सभी पहली मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं। ऊपर उस कमरे में जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, ऐसा सोच वह भवन के पीछे गया। देखा वहां पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी और वहां पर कोई दरबान भी नहीं था। नरेन झट पहली मंजिल पर पहुंच गया और उस कतार में खड़े होकर उस फॉर्म पर हस्ताक्षर भी ले लिए। उस अधिकारी ने कोई सवाल भी नहीं किए। नरेन मुख्य दरवाजे से बाहर आने लगा। दरबान ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम भीतर कैसे पहुंचे? नरेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको मालूम नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। जरूरत पड़ने पर अपने शुरुआती जीवन में ऐसे तिकड़मी काम करके कलकत्ता में अपने दोस्तों के साथ, फिर रायपुर में अपने पिता के साथ नरेंद्र के व्यक्तित्व में किस तरह निखार आया, सुनिए आज की कहानी, नरेंद्र पर पिता का प्रभाव। इपीलॉग मीडिया के साथ मैं सुनीता मालपानी आपके लिए लेकर आई हूँ स्वयं की खोज, स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा। कलकत्ता के दर्शनीय स्थलों को अपने मित्रों के साथ देखना नरेंद्र को प्रिय था। एक बार ऐसी ही जगह जाने के लिए उन्हें नदी पार जाना था। दोस्तों के साथ नाव पर जब वापस आ रहे थे, एक दोस्त ने जी मचलाने पर नाव पर ही उल्टी कर दी। नाविक ने भरे गुस्से से कहा, इसे यहाँ से पूरा साफ करो, तुमने गंदा किया है, तुम ही साफ करोगे। उन्होंने नाविक से कहा, माना हमसे गंदा हुआ है, इसलिए हम दोगुना भाड़ा देने को तैयार हैं। नाव को साफ करना हमारा काम नहीं है, हमें जाने दो। लेकिन वह नाविक बालकों को डराने धमकाने लगा। ऐसे में नरेंद्र झट से नाव में से पानी में कूदकर तैर कर किनारे आया। वहां टहलते हुए दो सिपाहियों को देखकर उसने उनसे सहायता मांगी। वे मामला समझकर नरेंद्र के साथ नाव पर आए। नाविक को उसकी बदसलूकी के लिए डांट कर बच्चों को घर जाने दिया। ऐसी थी नरेंद्र की हिम्मत, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। पढ़ाई में नरेंद्र को इतिहास और भाषा में बड़ी रुचि थी, लेकिन गणित उसे रास ही नहीं आ रही थी। परीक्षा के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती। सिर्फ किताबी कीड़ापन कर, पढ़कर, रटकर उन्होंने कभी परीक्षा पास नहीं की। कई बार उसके कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता था। अपने मनपसंद विषयों को पढ़ने में वे ज्यादा समय लगाने लगे, लेकिन इससे अन्य विषयों में वे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उन्हें साहित्य, इतिहास पसंद थे, इसलिए बांग्ला, अंग्रेजी साहित्य, मार्शमैन, एल्फिंस्टन की किताबों का उन्होंने भरपूर अध्ययन कर लिया। लेकिन गणित की ओर ध्यान ही नहीं दिया। परीक्षा के 2-3 दिन पहले देखा, गणित में तो सब पढ़ना बाकी है। तब कमर कसकर सारी रात जागकर गणित की पुस्तकों को पढ़कर पूरा समझा, फिर परीक्षा दी। पुस्तकों को पढ़ने के इतने अभ्यास के कारण उन्होंने किसी भी पुस्तक को पढ़ने का अपना एक नया ही तरीका खोज लिया था। वह किसी लेखक की पुस्तक के हर पैराग्राफ के शुरू और आखिर को पढ़कर उसका भाव समझने लगे। फिर धीरे धीरे हर पृष्ठ की कुछ पंक्तियां पढ़कर ही वह विषय उनको समझ में आ जाता। नरेंद्र जब 14 साल का था, उन्हें अपने पिता के पास रायपुर आना पड़ा। इस समय नरेन पेट की बीमारी से पीड़ित था। उन दिनों रायपुर में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उनका पाठशाला जाना रुक गया, जिस कारण पिता विश्वनाथ जी ने स्वयं नरेन की पढ़ाई पर ध्यान देना और उसे पढ़ाना शुरू किया।
वहां रहकर नरेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। नरेंद्र के चरित्र निर्माण को मजबूती रायपुर में ही मिली थी। पिता विश्वनाथ जी समाज का गौरव थे। उन्होंने अंग्रेजी और फारसी की पढ़ाई के साथ वकालत की पढ़ाई की और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ के रूप में नामांकित थे। उनका चरित्र कई गुणों से संपन्न था, जिसके कारण सभी उनका सम्मान करते थे। वे कल के बारे में सोचे बिना, आने वाले दिनों के बारे में सोचे बिना, जो भी कोई उनसे कुछ मदद मांगता वे उसे मदद दे देते। कुछ निकम्मे नशे के आदी व्यक्तियों को दान देने के लिए एक समय नरेंद्र ने उनकी आलोचना भी कर दी। तो विश्वनाथ ने अपने सहज तरीके से उत्तर दिया, नरेंद्र, तुम अभी छोटे हो, मानव जीवन के महान दुख को कैसे समझ सकते हो? जब तुमको इसका एहसास होगा तो तुम्हें उन बेचारे लोगों के प्रति सहानुभूति होगी जो नशीले पदार्थों में अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। पिता विश्वनाथ जी स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे और उन्होंने ही इस बात पर भी जोर दिया कि नरेंद्र को संगीत का अध्ययन करना चाहिए। विश्वनाथ जी उन दिनों अवकाश पर थे, अतः अपने पुत्र को पूरा समय दे पाते। जैसे जैसे नरेंद्र बड़ा होने लगा, वह खेल कूद से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेने लगा। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त नरेंद्र इतिहास, साहित्य, दर्शन संबंधी किताबें भी पढ़ने लगा। उसकी स्मरण शक्ति तो तीव्र थी ही, उसने शीघ्र ही बंगला साहित्य भी पढ़ लिया। विश्वनाथ भी अपने पुत्र की इस विशेषता पर बड़ा अचंभित होते थे। उनके घर नित्य रायपुर के ज्ञानी गुणी व्यक्तियों की बैठकें लगती रहती थी, जिसमें उनके साथ साहित्य, दर्शन आदि विषयों पर चर्चा होती थी। अधिकांशतः नरेंद्र भी पिता के साथ वहीं उपस्थित रहता था और वाद विवाद बहुत ध्यान से सुनता। कभी कभी पिता के प्रोत्साहन पर नरेंद्र भी इन चर्चाओं में भाग ले लेता। उसके विचार सुनकर उपस्थित सभी जन मुग्ध हो उठते। विश्वनाथ के एक मित्र बंगला साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। एक दिन वे साहित्य पर वाद विवाद कर रहे थे, तो उन्होंने नरेंद्र को भी उस चर्चा में बुला लिया। नरेंद्र ने जब बंगला साहित्य पर उनसे चर्चा आरंभ की और प्रसिद्ध लेखकों की तर्कसंगत आलोचना की, तो वे चकित रह गए और बोले, तुम अवश्य ही बंगला भाषा को गौरवान्वित करोगे। उनकी यह भविष्यवाणी आगे चलकर बिल्कुल सही सिद्ध हुई थी। नरेंद्र के किशोर मन पर अपने पिता का गंभीर प्रभाव था। विश्वनाथ नरेंद्र की उद्दंडता पर उन्हें कभी डांटते नहीं थे, बल्कि प्रेम से समझाकर उनको सही राह दिखाते थे। एक दिन नरेंद्र ने अपनी माँ के साथ बहुत अशिष्ट व्यवहार किया। पिता ने उन्हें डांटने के बजाय जिस कमरे में नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ मिलता और खेलता, उस कमरे के दरवाजे पर लिखा, नरेंद्र बाबू ने आज अपनी माँ से ये शब्द कहे। इसके बाद वास्तव में कहे गए शब्द लिखकर और उस कागज को दरवाजे पर चिपका दिया। जब नरेंद्र या उसके कोई दोस्त उस कमरे में जाते और उनका सामना उस कथन से हो ही जाता। ज्यादा समय नहीं बीता, नरेंद्र में पश्चाताप के लक्षण दिखे। पिता की इच्छा थी कि नरेंद्र की प्रतिभा का पूर्ण विकास हो, वह मात्र स्कूली शिक्षा तक ही सीमित न रहे। पिता के ज्ञान, उदारता और दूसरों के दुख में दुखी हो उठना, इन सभी बातों ने नरेंद्र पर गहरा प्रभाव डाला था। 2 वर्ष रायपुर में रहकर नरेंद्र जब वापस कोलकाता आया, तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परिवर्तन आ चुका था। तब उन्हें इन छूटे हुए 2 वर्षों की पढ़ाई एक ही वर्ष में खत्म करनी पड़ी। अथक परिश्रम से उन्होंने 9वीं और 10वीं की परीक्षा एक ही वर्ष में तैयारी करके और दोनों परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी भी हासिल की। इससे न सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि अध्यापक भी बहुत खुश हुए। नरेंद्र का शरीर इतना हष्ट-पुष्ट था कि 16 वर्ष की आयु में 20 वर्ष के लगते थे। इसका कारण था नियमित रूप से व्यायाम करना। वे कुश्ती का भी नियमित अभ्यास करते। शिमला मोहल्ला में एक अखाड़ा था।
वहीं नरेंद्र अपने मित्रों के साथ व्यायाम करते। मुक्केबाजी, क्रिकेट, घुड़सवारी का भी उन्हें शौक था। वे अच्छे वक्ता, स्पीकर भी थे। जब मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के एक शिक्षक रिटायर होने वाले थे, तब स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन ही नरेंद्र ने उनके अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। उनके सहपाठियों में से किसी में भी इतना साहस न था कि कोई सभा को संबोधित करता। उस समय नरेंद्र ने सभी के सामने उन शिक्षक के गुणों की व्याख्या की और उनके जाने से उत्पन्न दुख का भी वर्णन किया। उनकी मधुर व तर्कसंगत वाणी ने सभी को अपने आकर्षण में बांध लिया था। मैट्रिक पास करने के बाद नरेंद्र ने 1 साल प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उनका जनरल असेंबली कॉलेज, जिसे आजकल स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश लिया और आगे की पढ़ाई वहां करने लगे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। उनकी तीव्र बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अन्य छात्रों को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। जल्दी उनके कई नए मित्र बन गए और उन्होंने वहीं से बीए की तैयारी की। जनरल असेंबली कॉलेज के निर्वर्तमान अध्यक्ष विलियम हेस्टी बड़े विद्वान फिलोसोफर और कवि थे। नरेन अपने कुछ साथियों के साथ नियमित रूप से उनके साथ दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी का अध्ययन किया करता था। एक बार नरेन ने जब कॉलेज के दार्शनिक क्लब में किसी मत पर डिटेल एनालिसिस किया तो हेस्टी साहब ने प्रसन्न होकर कहा, नरेन दर्शन शास्त्र का अति उत्तम छात्र है। जर्मनी और इंग्लैंड के सभी विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा मेधावी छात्र नहीं है। उन दिनों नरेंद्र अपनी नानी के घर में रहकर अध्ययन करते थे। नानी का घर उनके घर के निकट वाली गली में ही था। वह अपने पिता के घर केवल 2 बार भोजन करने जाते थे। नानी का घर बहुत छोटा था। नरेन ने उसका नाम तंग रखा था। वे अपने मित्रों से कहते थे, चलो तंग में चलें। उन्हें एकांतवास बहुत पसंद था। नरेंद्र में गंभीर चिंतन शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि थी, जिसके बल पर वे सभी विषय बहुत थोड़े समय में ही सीख लेते थे। उनके लिए पाठ्य पुस्तकें परीक्षा पास करने का साधन मात्र नहीं थी। वे इतिहास, साहित्य और दर्शन की अधिकांश पुस्तकें पढ़ चुके थे और जिससे उन्होंने अपने हृदय में ज्ञान का अपार भंडार संग्रहित कर लिया था। पिता के प्रयास से नरेन को संगीत में भी विशेष रुचि हो गई थी। संगीत की शिक्षा के साथ पखावज और तबला बजाना उन्होंने सीखा था। उनका गाना सुनकर सभी आनंदमय हो उठते थे। इसलिए सभी मित्र छुट्टी होते ही नरेंद्र के घर जा पहुंचते। तब नरेंद्र तर्क युक्ति या गाना बजाना आरंभ करते तो समय कैसे बीत जाता तो समझ ही नहीं पाते थे। नरेन को कई सभाओं में गाने का भी निमंत्रण मिलने लगा। सभाओं में वह खूब हंसी मजाक भी करते, लेकिन अधिक आनंद उन्हें बौद्धिक चर्चाओं में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में ही आता था। अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ वे अक्सर गंभीर विषयों पर चर्चा करते। तर्क करने में उन्हें महारत हासिल हो गई थी। कुछ ही लोग उनके सामने टिक पाते थे। बचपन की उम्र में आस्तिक होते हुए भी किशोर उम्र में नास्तिकता का प्रभाव नरेंद्र पर भी था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उन्हें भी धर्म का सारा आसरा भरोसा त्याग देना होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने ईसाई, मुसलमान, बौद्ध जैसे सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था और यह देखकर विस्मित रह के सोच में पड़ जाते, हमारा धर्म जिन सब मूल तत्वों की शिक्षा देता है, सभी धर्म वही शिक्षा तो देते हैं। उस समय उनके मन में प्रश्न जाग उठा, तो फिर सत्य क्या है? अब नरेंद्र अपने अध्ययन से सत्य की खोज करने लगे। इस खोज में न जाने कितनी ही पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। कई जगह नरेंद्र तुरंत तर्क वितर्क भी करने लगते और सामने वाले को अपने तर्कों से परास्त करके ही शांत होते। वैसे उनके मन में न किसी के प्रति द्वेष था और न ही वे अपनी बात को साबित करने के लिए कुतर्क का सहारा लेते थे। फिर भी उनसे परास्त व्यक्ति उन्हें दंभी, घमंडी कहते थे।
किंतु नरेंद्र ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनके स्वभाव से परिचित छात्र और परिजन उनका बहुत आदर करते थे। अपने जीवन के इस चरण में जब नरेंद्र को सत्य की खोज करनी थी, क्या उन्हें कोई मार्गदर्शक मिल पाया? कौन थे वे? कैसे हुई नरेंद्र से उनकी मुलाकात? जानने के लिए सुनिए स्वयं की खोज, स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा, एपिलॉग मीडिया वेबसाइट और आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।